आज हम लोग ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सुनेंगे और सुनते सुनते बहुत आसान लगने लगेंगे। लुई ब्रेल जो फ्रांस के थे वो ब्रेल लिपि की खोज किए थे। लुई ब्रेल जो थे वो फ्रांस के थे और उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। और ब्रेल लिपि ये जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। असम में बहुत बारिश के चलते घर ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। असम में बारिश बहुत होती है, इस वजह से जो ज़मीन होती है उससे 10-12 फुट ऊपर उसके मकान बनाए जाते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। यहाँ बांस के खंभों पे यहाँ असम में मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि बांस सड़ता नहीं है पानी में, इस वजह से बांस पे ही वो घर बनाते हैं। मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर बने होते हैं। मनाली में किसके घर बने होते हैं? तो मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर बने होते हैं, जबकि असम में बांस पे बनते हैं। जो घर होते हैं बांस पे बनते हैं, और जो पुल बनती है तो वो बांस से और रस्सी से बनाई जाती है। असम में जो पुल होती है वो रस्सी और बांस से बनाई जाती है। और मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। राजस्थान में किसके घर बनाए जाते हैं? तो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जो राजस्थान में घर बनते हैं वो मिट्टी के बनते हैं। दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं? तो कहवा बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है। और उस चाय में क्या पड़ता है? तो सूखे मेवे भी पड़ते हैं। जो सूखे मेवे होते हैं वह भी जम्मू कश्मीर में चाय में डालते हैं। बल्लम लकड़ी से बनी एक छोटी नाव है जो केरल में चलती है। बल्लम नाम की एक लकड़ी की नाव होती है जो केरल राज्य में चलती है। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। खेजड़ली गांव में मिलते हैं। ये जो खेजड़ी का पेड़ है राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। जो ये खेजड़ी गांव के लोग होते हैं उनको यहाँ बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार करना तथा पेड़ काटना निषेध है। जो यहाँ के लोग जो बिश्नोई होते हैं उनको शिकार करना और पेड़ काटना ये दोनों ही निषेध कर दिया गया है। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है वह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए तो यह रेगिस्तान की जगहों पे पाया जाता है। रेगिस्तान में तो पानी की वैसे भी कमी होती है, इस वजह से ये पेड़ जब यहाँ रेगिस्तान में पाया जाता है और इसमें पानी की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं होती है। इसकी छाल से हम दवाई बनाते हैं। जो खेजड़ी का पेड़ होता है इसकी छाल से हम दवाई बनाते हैं। और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। जो खेजड़ी का पेड़ होता है इसकी लकड़ी में ये कीड़े नहीं लगते हैं। पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है उसकी फलियों से हम सब्जी बनाते हैं। खेजड़ी के पेड़ की फलियों से हम सब्जी बनाते हैं। मधुमक्खियों, दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह कार्य करती है। जैसे मधुमक्खियाँ अपना ग्रुप बना के रहती हैं, उसी तरह से दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह ही कार्य करती हैं। दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह कार्य करती हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% तथा नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है तथा नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। भारत में प्रोजेक्टर जो टाइगर कार्यक्रम का आरंभ था वो किस वर्ष किया गया था? तो 1973 में किया गया था। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला जो रसायन है वह कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड है। जो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन है वह है सिल्वर आयोडाइड। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस का जो मुख्य घटक है वह है मीथेन बायोगैस। बायोगैस में लगभग 55 से 70
प्रतिशत तक मीथेन गैस होती है। जो बायोगैस होता है उसमें लगभग 55 से 70% तक मीथेन गैस होती है। भारत का पहला तितली उद्यान बनरघट्टा जैविक उद्यान है जो बेंगलुरु में स्थित है। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ है? तो बनरघट्टा जो जैविक उद्यान है वह बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है, जैविक उद्यान है और तितली उद्यान है। ये कहाँ है? तो बनरघट्टा में। भारत में अप्पिको आंदोलन किस वर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 1983 में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। भारत में अप्पिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सी है? तो एकानगुआ है। एकानगुआ जो विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है वो एकानगुआ है। स्वर्ण चतुर्भुज योजना का संबंध राजमार्ग के विकास से संबंधित है। जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना का संबंध है वह है राजमार्ग विकास से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में शहतूती जो टसर एवं एरी रेशम का उत्पादन होता है। जो उत्तर प्रदेश में शहतूती टसर एवं एरी रेशम का उत्पादन होता है। जम्मू और कश्मीर के रास्ते बहुत कठिन हैं। जम्मू और कश्मीर किसके रास्ते बहुत कठिन हैं? तो जम्मू और कश्मीर के रास्ते बहुत कठिन हैं क्योंकि पर्वत की वजह से। यहाँ पर्वत की मात्रा अधिक, पर्वतों से होकर जम्मू कश्मीर में जाया जाता है, इसीलिए यहाँ का रास्ता बहुत कठिन है। लेह जाने के लिए हमें जम्मू कश्मीर को पार करके जाना होता है। जब लेह हमको जाना होता है तो हम जम्मू कश्मीर को पार करके जाते हैं। पहाड़ियों पर जो टेंट का इस्तेमाल होता है वह नायलॉन का बना होता है। जो पहाड़ियों पर टेंट का इस्तेमाल किया जाता है वो किसका बना होता है? तो नायलॉन का बना होता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख समतल है और बारिश कम होती है। लद्दाख में बारिश कम होती है और बराबर है। लद्दाख जो वहाँ का ज़मीन है तो वो लद्दाख पर्वतों पे नहीं बल्कि समतल जगह पे है और वहाँ बारिश कम होती है। कोई वृक्ष यहाँ ग्रोथ नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ कोई भी पेड़ विकसित नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी है। झूले झूले का जो मतलब होता है वह वेलकम होता है। झूले झूले का मतलब क्या होता है? वेलकम होता है। लद्दाख के लोग वेलकम की जगह झूले झूले का प्रयोग करते हैं और ये झूले झूले का प्रयोग भोती भाषा में किया जाता है। जो भोती भाषा होती है वहाँ की लद्दाख की भाषा भोती भाषा है और वहाँ के लोग झूले झूले शब्द का प्रयोग करते हैं स्वागत के लिए। लद्दाख के घर 2 महलों का बना होता है। जो लद्दाख के घर हैं वो वहाँ 2 महलों का बना होता है और पत्थरों से बनाए जाते हैं। जो यहाँ के महल बनाए जाते हैं वो पत्थरों के बनाए जाते हैं। लद्दाख में महल किसके बनाए जाते हैं? लकड़ी के या फिर मिट्टी के या पत्थर के, तो आप उसमें पत्थर लगाएंगे, पत्थर के बनाए जाते हैं। चूना और मिट्टी को दीवार पर कोट किया जाता है। जो चूना और मिट्टी होता है वह दीवार को उससे लीपा जाता है। नीचे के तल्ले में पशुओं को रखा जाता है। जो ये लद्दाख के घर हैं उसके नीचे तल्ले में पशुओं को रखा जाता है, लेकिन जब बहुत ठंडी पड़ती है तब वो खुद आके नीचे वहीं जहाँ पशुएं रहते हैं वहीं उनके तल्ले पर वो लोग भी रहने लगते हैं क्योंकि वहाँ लद्दाख में ठंडक बहुत अधिक पड़ती है। लद्दाख में उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। लद्दाख में लाल मिर्च, ऑरेंज, मक्का मिलता है। जो लद्दाख में लाल मिर्च और ऑरेंज, संतरा, मक्का आदि मिलते हैं। इस सुखाकर रख लेते हैं, सर्दियों के लिए ये सुखाकर रख लेते हैं। जो लद्दाख में लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो इन सब चीज़ों को जैसे ऑरेंज, मक्का और लाल मिर्च ये सब सुखाकर सर्दियों के लिए रख लेते हैं। घड़ीसर एक जगह है, ये झील है। एक घाट के किनारे स्कूल था जैसलमेर में। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, कभी कभी साल में एक बार भी नहीं होती है। जो जैसलमेर स्थान है वो राजस्थान में है और यहाँ बारिश बहुत कम होती है। कभी कभी साल में तो एक बार भी यहाँ बारिश नहीं होती है। 1986 की बात है, जोधपुर में बारिश नहीं थी तो उग्रसेन की बावली बनाई गई थी।
कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो आंध्र प्रदेश के रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की हैं? तो वो आंध्र प्रदेश की हैं। इनके पिता पुलिस हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के पिता पुलिस हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने 12 साल की एज से ही भार उठाने का काम करती हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो कितने साल से ये भार उठाने का काम करती हैं? तो 12 साल से ही भार उठाने का काम करती हैं। 29 मेडल जीत चुकी हैं। जो ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो 29 मेडल जीत चुकी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी 130 ग्राम तक वेट या भार उठा सकती हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो लगभग 130 ग्राम तक वेट को यानी भार को उठा सकती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी की 4 और बहनें हैं जो वेट उठाने का भार उठाने का काम करती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी की 4 और बहनें हैं जो वेट उठाने का काम करती हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कन्नौज जिला प्रसिद्ध है जो उत्तर प्रदेश में है। ये कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश में है और यह इत्र के लिए प्रसिद्ध है। होलकुंडा कहाँ पर है? होलकुंडा कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। होलकुंडा कर्नाटक में है। होलकुंडा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। वह बच्चों की कहानियों के गिज्जू भाई बधेका हैं जो गुजरात में रहते हैं। गिज्जू भाई बधेका हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं और वह बच्चों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। बच्चों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। फूलों का बगीचा उत्तराखंड की पहाड़ियों पर पाया जाता है। फूलों का बगीचा कहाँ है? तो उत्तराखंड की पहाड़ियों पर पाया जाता है। जो फूलों का बगीचा है वह उत्तराखंड में है। मधुबनी पेंटिंग है वह चावल के पाउडर से बनाई जाती है। जो मधुबनी पेंटिंग है वह किससे बनाई जाती है? तो चावल के पाउडर से बनाई जाती है और उसमें कलर मिलाया जाता है। कलर में हम हल्दी, नील आदि कलर मिलाते हैं। ये जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है तो इसमें कलर मिलाया जाता है और कलर के लिए हम हल्दी और नील आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें इस पेंटिंग में फूलों, जानवरों तथा पक्षियों आदि को दर्शाया जाता है। जो ये पेंटिंग बनाई जाती है उसमें फूलों, जानवरों तथा पक्षियों आदि को दर्शाया जाता है। इंडियन रॉबिन एक पक्षी होता है जो रोड के साइड में पत्थर होता है उसमें वह छेद करके अंडे देता है। इंडियन रॉबिन ये एक पक्षी होता है जो रोड के साइड में पत्थर होते हैं उसमें वह छेद करके अंडे देता है। कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो पत्थर को छेद कर अंडे देता है? तो रॉबिन पक्षी, इंडियन रॉबिन यानी भारतीय रॉबिन पक्षी जो पत्थरों को छेद करके उसमें अंडे देता है। जो पत्थरों को छेद करके उसमें अंडे देता है। रेगिस्तान में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। जो रेगिस्तान होता है वहाँ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। कश्मीर का पश्मीना शाल फेमस है। जो कश्मीर में फेमस है वह है पश्मीना शाल। कश्मीर का पश्मीना शाल फेमस है। असम का सिल्क फेमस है। असम का सिल्क फेमस है। जैसे कन्नौज का इत्र प्रसिद्ध है उसी तरह असम का सिल्क फेमस है, प्रसिद्ध है। आसाम का सिल्क फेमस है। मधुबनी की पेंटिंग फेमस है। आसाम का सिल्क फेमस है और मधुबनी की पेंटिंग फेमस है। कश्मीर का पश्मीना शाल फेमस है तथा इत्र फेमस है कन्नौज का। कन्नौज जिला का इत्र प्रसिद्ध है। पंचम बल्ली आंध्र प्रदेश में है। जो पंचम बल्ली जगह है वो है आंध्र प्रदेश में है। कुल्लू मनाली में साल फेमस है। कुल्लू मनाली में क्या फेमस है? तो साल फेमस है। कुल्लू मनाली का साल फेमस है। पंचम बल्ली आंध्र प्रदेश में है। पंचम बल्ली आंध्र प्रदेश में है। भीमा संघ बच्चों की पंचायत है। भीमा जो संघ है वह बच्चों की पंचायत है। हिलगुंडी गांव में, कर्नाटक के हिलगुंडी गांव में है यह भीमा संघ नाम का जो संघ है वह बच्चों की पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। ओक पेड़ है वह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जो ये ओक पेड़ होती है वह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ओक की जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं। ओक की जड़ें जो होती हैं वो बहुत अंदर तक होती हैं। ओक की जड़ों में पानी ज़मीन
से स्टोर होता है, जो ओक की जड़ होती हैं और उस बीच में अपने पानी को स्टोर करती हैं। भेला घर बनाया जाता है असम में। जो भेला घर होता है वह बनाया जाता है असम में। बिहू त्योहार पर भेला घर बांस के बम्बू से बनाया जाता है। जो भेला घर बनाया जाता है वह बांस के बम्बू से बनाया जाता है और यह असम में बनाया जाता है। और बिहू त्योहार कहाँ होता है? ये भी असम में ही होता है। जो बिहू त्योहार होता है ये भी असम में ही होता है। भारतीय संविधान निर्माण के समय वेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय में वेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जो भारतीय संविधान है उसमें वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। प्रारंभ में संविधान में नागरिकों की कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकारों की सूची में से बाहर कर दिया गया है। संविधान में प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान में प्रारंभ में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी, किंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसका संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था सन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था वर्ष 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। भारत में सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए 2 अक्टूबर 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए 2 अक्टूबर 1992 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पर्यावरण संतुलन उसकी सुरक्षा संबंधित किए गए प्रयास, सुधार और संकल्पना को पर्यावरण प्रबंधन कहा जाता है। जो पर्यावरण संतुलन और उसकी सुरक्षा के संबंधित किए गए प्रयास हैं, सुधार और संकल्पना को पर्यावरण प्रबंधन कहा जाता है। भारत का उत्तराखंड राज्य पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र है। भारत में जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, बादल फटना तथा भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है जो पशुओं को जो दर्द निवारक दवाएं हैं वो गिद्ध के विलुप्त होने का कारण है। इन पशुओं के मृत शरीर को खाने से अत्यधिक गिद्धों की मृत्यु हो गई, जिनसे आज यह विलुप्त होने की अवस्था में है। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त या संकटापन्न की स्थिति में पहुंच रहे जीव जंतुओं एवं पौधों से है। ऐसे जीव जंतुओं एवं पौधों को रेड डाटा बुक श्रेणी में रखा जाता है। रेड डाटा बुक संबंधित है किससे? तो विलुप्त या संकटापन्न की स्थिति में पहुंच रहे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से। ऐसे जीव जंतुओं एवं पौधों का रेड डाटा बुक श्रेणी में रखा जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी तथा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हरियाणा में है। फ्रेंड्स, ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न।